हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लस। तो कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? चलिए, हमारा बायोलॉजी का सेक्शन खत्म होने के बाद फिर से वापस लौटे हैं हमारे फिजिक्स का बेहतरीन सेशन के साथ, जो है हमारा किस चैप्टर का नाम है? क्या? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आज पीछे हम लोग कौन कौन सा टॉपिक पढ़ चुके हैं अभी फिजिक्स में फिलहाल? तो फिजिक्स में हम लोग लाइट पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? लाइट पढ़ चुके हैं, और फिर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। कलरफुल वर्ल्ड, ठीक है। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पढ़ चुके हैं, ठीक है। लाइट का हमारा दोनों का दोनों टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम अपने नए टॉपिक के अंदर, जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इलेक्ट्रिसिटी का फिजिक्स का और दो चैप्टर कौन सा बचा हुआ है? एक है इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा करते हैं, इसे नेक्स्ट में लिखते हैं। ठीक है, क्या बचा है अब हमारा? इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी कि जैसे लाइट पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़े, तो लाइट का ही यूज है किसमें? ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में। ठीक है, उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जो बच्चे अगर लाइट नहीं भी पढ़े हैं या फिर वो पीछे जो टॉपिक नहीं भी पढ़े, जिसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन यही अगर हम लोग क्या पढ़ते, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते, तो इसमें आपको जब तक इलेक्ट्रिक करंट नहीं पढ़ेंगे तब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फिर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग जल्द ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए भाई, हम लोग आज इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? बिजली। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं हिंदी में भाई? बिजली। चलिए, अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि क्लास आज के सेशन में या फिर हमारे इस थ्रू आउट द चैप्टर में क्या क्या पढ़ रहे होंगे, उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है कि हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है? करंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद फिर वोल्ट का डेफिनेशन, वोल्ट मीटर क्या चीज होता है। ठीक है, ये दोनों चीज इसी के अंदर आ जाएगा। सिंबल दैट आर यूज इन किसमें? इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने में यूज होता है, वो पढ़ेंगे। फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, यानी कि ये जो है ओम्स लॉ जो है, ये फेवरेट टॉपिक है किसका? एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये पूछा जाता है। उसके बाद फिर VIR ग्राफ, ओम्स लॉ का ये चीज। फिर हम लोग रेजिस्टेंस देखेंगे, ओम्स रियोस्टेट। ठीक, उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, डिपेंड रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस का फिर हम लोग कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज में, पैरेलल में, टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये फिर देखेंगे। फिर वोल्टेज के बारे में फिर देखेंगे। फिर है डिसएडवांटेज और एडवांटेज किसका? रेजिस्टेंस का इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन। उसके बाद लास्ट आएगा हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जिसमें हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ना है, फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ ट्रांजिस्टर्स के बाद फ्यूज इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि ये सारा छोटा छोटा टॉपिक इसी के अंदर है, इतना सारा टॉपिक नहीं है। ठीक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर ही सारा चीज आता है। तो ये है हमारा ओवरऑल चैप्टर का इंट्रोडक्शन, जो जो हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ रहे होंगे? आज हम लोग पढ़ रहे होंगे करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और यहां तक, यानी कि आज का जो हमारा सेशन होगा वो यहां से लेके यहां तक होगा। ठीक है, ओम्स लॉ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। और हाँ, इस लेक्चर के एंड में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप क्लास खत्म होने के बाद उसे अच्छे से सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे, ठीक है, तो आप अपना कमेंट कीजिएगा, आंसर हम चेक करके बताएंगे आप लोग को। चलिए भाई, क्लास वालों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि आखिर एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम 9th में भी पढ़े हैं अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। रिवाइज थोड़ा सा हल्का फुल्का हम रिकैप कर दे रहे हैं क्या क्या चीज होता है। तो कोई भी दुनिया में कोई सा चीज बना हुआ है तो सबसे अगर छोटा चीज है, ठीक है, सबसे छोटा चीज है, यानी अगर हम कहें कि अगर कोई भी चीज है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, कैलकुलेटर है, इसको अगर हम लोग छोटा करते जाए पूरा छोटा करते हैं, एक समय ऐसा आएगा इसका एक ऐसा पार्ट बन जाएगा
एक ऐसा पार्ट बन जाएगा जिसको हम लोग फर्दर बीच से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी कि जैसे कि इसको आधा कर दिए, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो वो ही कहलाता है एटम। ठीक है, उसके बाद फिर एटम के अंदर क्या क्या जाता है, क्या क्या रहता है, क्या क्या नहीं रहता है, वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो चलिए हम पहले बात करते हैं डेफिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। लिखा हुआ है एन एटम हैज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है, यहां पर एक फोटो बनाते हैं, चलिए यहीं पर देखते हैं। ये कह रहा है कि एक क्या है, पॉजिटिव न्यूक्लियस है। ठीक है, एक न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव है, और एक न्यूक्लियस क्या है, पॉजिटिव है, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का क्या है, क्लाउड है, बादल जैसा। और वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। वो क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, जैसा सोलर सिस्टम में दिखता है सेम वैसा ही, ठीक है, घूम रहा है। ठीक है, ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, और ये जो है इलेक्ट्रॉन, ये कैसा है, निगेटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज। ठीक, लेकिन अब रही बात कि सिर्फ ये क्या, सिर्फ इसमें प्रोटॉन ही रहता है, पॉजिटिव चार्ज है किसके वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन, लेकिन इसमें कुछ और भी रहता है, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन, इसके पास क्या होता है, मास होता है, इसके पास मास होता है, इसके पास चार्ज होता है, लेकिन इसके पास नो चार्ज। ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम इसका क्या रहता है, चार्ज रहता है, इसके साथ मास रहता है। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब रहा बात कि चार्ज क्या चीज है। अब वही चार्ज हम लोग, जब हम लोग इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि ये क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, और इलेक्ट्रॉन के पास क्या रहता है, चार्ज रहता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, जैसे कि वैलेंस सेल हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल, जैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री रहता है, वो क्या करता है, इस सेल से दूसरा सेल जाता है। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई कंपाउंड में 8 ऑर्बिट बनाता है ना, ठीक है, तो लास्ट में क्या है, जैसे कि ये है, लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो दूसरे सेल में, यानी कि वो बाहर भी जा सकता है। ठीक है, या फिर इसके पास 8 है तो कोई आ भी सकता है, यानी कि ये फ्री है, ये मूव कर सकता है। तो यही मूव करता है जो करंट प्रोड्यूस करता है, आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि आखिर चार्ज क्या चीज है। चार्ज क्या है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर बाय द वर्च्यू ऑफ विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या है चार्ज, क्या चीज है, चार्ज क्या है, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ अ मैटर विच कैन, यानी कि चार्ज की ही वजह से क्या होता है, फोर्स डेवलप होता है। कौन सा फोर्स डेवलप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलिए भाई, ठीक, अब रही बात कि अब देखते हैं, सबसे पहले चार्ज पढ़ने से पहले अब ये देखते हैं कि जब दो चार्ज सिमिलर हो, ठीक है, दो चार्ज सिमिलर हो या फिर डिफरेंस हो, ठीक है, तब क्या क्या होगा, जब दो चार्ज अलग अलग होगा तब क्या करेगा, वो दोनों चार्ज आपस में अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा। दो चार्ज अलग अलग इन द सेंस, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक निगेटिव चार्ज है, तो दोनों आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, एक दूसरे की ओर बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, लेकिन जब वही दोनों एक ही चार्ज है, यानी कि एक ही नेचर का है, ठीक है, यानी प्लस प्लस है, निगेटिव निगेटिव है, तो दोनों से आपस में क्या होगा, रिपेल करेगा। जैसे कि मैग्नेट होता है, जैसे कि मैग्नेट से बचपन में काफी खेले हो, ठीक है, ये है एक मैग्नेट और एक मैग्नेट ये है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल इधर है, इसका भी नॉर्थ पोल इधर है। जब इसको इधर मूव करते हैं तो ये भी क्या होता है, इधर मूव करने लगता है, लेकिन जैसे इसको हम पलटी मारते हैं तो ये दोनों क्या होता है, आपस में अट्रैक्ट करता है। सेम वैसा ही चार्ज भी खेलता है। चार्ज क्या करता है, जब सेम नेचर का आएगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा कि जब अलग होगा, यानी कि डिफरेंस आ गया, जैसे कि पॉजिटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, अलग अलग आ गया, तब क्या करेगा, आपस में अट्रैक्ट करेगा। चलिए, ये तो हो गया चार्ज का नेचर, ये याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है। एसआई यूनिट बोले तो
यानी कि ऐसा कौन सा यूनिट है, यानी क्या चीज है नापने के लिए, कोई चीज पे कितना चार्ज है उसको नापते किससे, तो उसको नापते हैं हम लोग कूलम से। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। अब लिखा हुआ है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इस पे कितना चार्ज होता है, इस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जहां पर भी ऐसा दिखा हुआ रहेगा इसका मतलब समझो कि वो क्या है, ये वाला फैक्टर एक्सपोनेंट पे, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻19। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, अब देखिए, अब एक फॉर्मूला है यहां पर, उसको हम लिखते हैं, जो किसके लिए काम आएगा हम लोग को, क्या है, Q इज इक्वल टू N, एक फॉर्मूला Q इज इक्वल टू N। ठीक है, इसको फॉर्मूला से पहले समझते हैं कि फिर ये कह क्या रहा है, Q कह रहा है कि टोटल चार्ज, Q बता रहा है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। ठीक है, N यहां पर बता रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E बता रहा है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इससे हम लोग को क्या पता चलेगा, कोई भी चीज है, अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या फिर कोई भी वायर है जहां से क्या हो रहा है, समथिंग चार्ज पार हो रहा है, कोई भी मान लो अननोन चार्ज पार हो रहा है। ठीक है, या फिर हमको अगर पता लगाना है कि इससे, इस वायर से मान लो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन पार हो रहा है। ठीक है, तो बताओ भाई इसमें कितना चार्ज पार हो रहा है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये Q इज इक्वल टू N। ठीक है, इससे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आराम से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज टोटल चार्ज Q। तो हम इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करने से पहले क्या लिखते हैं, हमेशा गिवन। तो जो गिवन है एग्जाम में भी लिखना है, गिवन लिखने से आपका 50% क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, Q है हमारा, Q क्या चीज दिया हुआ है 12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्या है, टोटल चार्ज दिया हुआ है। एन ऑब्जेक्ट हैज टोटल चार्ज, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज बॉक्स है, कुछ है, उसमें चार्ज है, कितना चार्ज है 1.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसके बाद फिर कितना है, उसके बाद फिर कह रहा है गिव ए चार्ज ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, और बता दिया कि सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी कि n की जगह पे हम लोग, सॉरी n के नहीं, e की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स है, तो यानी कि n की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, हमको पता नहीं है। अब हम लोग फॉर्मूला पुट करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट के पास चार्ज कितना है 12.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है 1.6 इंटू, अब फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, Q इज इक्वल टू NE। Q की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, Q की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे भाई 1.8 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, n की जगह पे पता नहीं है तो हम लोग n को n ही लिख देते हैं, और e कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस वाले पूरे को पार्ट किसमें है, मल्टीप्लीकेशन में, ये सीधा किसमें आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा 1.2 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻19। और एक्सपोनेंट तो अच्छी तरीके से सॉल्व करने आता ही होगा, उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको कटाते हैं, कितने बार में कटेगा देखते हैं। ठीक, इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको और इसको। तो इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे 1.6 को पढ़ेंगे तो कितने बार में आ जाएगा 8 बार में। ठीक है, और ये क्या, ये तो सेम सेम है। ठीक, सेम सेम है, ये ऐसे कट जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, सिर्फ 8 इज इक्वल टू n। बोले तो कितना इलेक्ट्रॉन था टोटल, आप लोग को दिख रहा है, देखिए 8 इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, n का वैल्यू आ गया हमारा 8, तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 8। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। ये था हमारा कि अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कोई किसी चीज के ऊपर, कोई आयरन रॉड है जिसमें इतना चार्ज है, आपको बताना है कि आखिर उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा Q इज इक्वल टू एनीथिंग। ठीक है, कोई दिक्कत? जहां पर भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, ठीक है, आपको हम जल्दी से जल्दी रिप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए भाई अब आते हैं नेक्स्ट कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या क्या चीज है। कंडक्टर क्या चीज है, यानी कि कंडक्टर से ही पता चल रहा है, कंडक्ट नाम से ही पता चल रहा है, कंडक्ट। ठीक है, यानी ऐसा चीज जो अपने से करंट को फ्लो होने दे या फिर इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने दे, किसी भी चीज को पास होने दे, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो अपने से किसी चीज को पास होने दे, ठीक है, उसी को बोलेंगे उस चीज का कंडक्टर है। अगर पानी पास करने दे रहा है तो वाटर कंडक्टर है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करने दे रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। ठीक है, तो वैसा ही है, जो चीज अपने से पास करने दे उसको क्या बोलेंगे? कंडक्टर। लिखा हुआ है ए सब्सटेंस विच ऑफर ए कंपैरेटिवली लेस अपोजिशन, यानी कि उसे रोक नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं रोक रहा, यानी कि लेस, बिल्कुल नहीं रोक रहा है। द फ्लो ऑफ करंट इज नॉन एज कंडक्टर। ठीक है, समझ गए? अब आती है बात कि इंसुलेटर किसको कहते हैं। इंसुलेटर उसे कहते हैं कि जो अगर करंट आ रहा है तो उसको पूरी तरह से रोक दे कि नहीं भाई आपको नहीं जाना है। ठीक है, आपको हम पार होने नहीं देंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? इंसुलेटर। कंडक्टर की बात करेंगे तो जितना भी मेटल है, ठीक है, जितना भी मेटल है वो सारा का सारा क्या है? कंडक्टर है। और जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ठीक है, वुड हो गया, स्टोन हो गया, ये सारा का सारा चीज क्या चीज है? इंसुलेटर में आता है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब रही बात कि अब करंट क्या चीज, करंट क्या होता है? तो करंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगर तेज बहाव अगर पानी जा रहा हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कि करंट को क्या बोलते हैं? धारा। ठीक है, यानी कि अगर पानी जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? वाटर करंट। अगर विंड मूव कर रहा है, ठीक है, और ये क्या है? वाटर। ठीक है, अगर विंड मूव कर रहा है तो उसको वाटर करंट, सॉरी विंड करंट। और अगर पानी मूव कर रहा है यानी कि पानी की धारा चल रही है तो उसको क्या करेंगे? वाटर करंट। हवा की धारा चल रही है तो एयर करंट। ठीक है, उसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन मूव करे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करे तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन की धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। यहां जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा एक कॉम्बिनेशन, ये क्या चीज है? इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट, इसको हम लोग आगे भी और देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी क्या देखते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या चीज है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज एन कनेक्शन। क्या है? कनेक्शन, यानी कि कोई भी चीज को कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है, जो क्या हो? करंट को, यानी कि इलेक्ट्रॉन को मूव कर सके। ठीक है, और क्या कह रहा है? कनेक्शन ऑफ अ कंपोनेंट दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सिंपली इलेक्ट्रिक करंट हैव अ कंडक्टर। यानी इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है? यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करे उसी को इलेक्ट्रिक करंट। यूजुअली क्या क्या रहता है उसमें? जो जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे उसमें वायर रहता है, ठीक है, बल्ब रहता है, स्विच किस लिए रहता है? वो ऑन ऑफ करने के लिए रहता है। ठीक है, एक कंपोनेंट दैट सप्लाइज पावर लाइक बैटरी। ठीक है, उसके बाद से क्या रहता है? प्लग रहता है। द कंपोनेंट दैट एब्जॉर्ब, लिखा हुआ एब्जॉर्ब पावर इज कॉल्ड। ठीक है, इसमें क्या कहा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट से मिला के एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। ठीक है, जो क्या करे? एक पावर सोर्स है, वहां से करंट निकले। ठीक है, एक बल्ब लगा हुआ है जो उस पावर को एब्जॉर्ब करे। ठीक है, और फिर एब्जॉर्ब करने के बाद करंट वहां से आगे जाए। ठीक है, आगे लगा हुआ है स्विच, जब मन किया कि स्विच को ब्रेक, सर्किट को ब्रेक करना है तो उस स्विच को ऑफ कर दिए। ठीक है, यानी कि जैसे ही स्विच को ऑफ कर दिए तो सर्किट क्या हो गया? ऑफ हो गया। सर्किट को ऑन करना है तो स्विच को ऑन किया तो सर्किट ऑन हो गया, यानी कि फ्लो ऑफ पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या? इलेक्ट्रिक सर्किट। ये एक सिंपल सर्किट है, सिंपल सर्किट है। जिसे घर में जो वायरिंग होता है वो भी क्या है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। ठीक है, घर में जो वायरिंग होता है, कोई भी कंप्यूटर का कोई भी पार्ट्स बना हुआ तो वो भी क्या? एक सर्किट है। ठीक है, यानी कि कनेक्शन बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट को मिला के, ठीक है, एक सर्किट बनाया जाता है। चलिए भाई अब आते हैं नेक्स्ट कि अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है। अभी पीछे देखिए करंट क्या चीज है, वही सेम चीज क्या था? द फ्लो ऑफ चार्ज। लिखा हुआ है इफ नेट चार्ज Q फ्लो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल ऑफ ए कंडक्टर एट ए टाइम t, then a current I
थ्रू द क्रॉस सेक्शन। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि चलिए ये क्या है, एक वायर है या फिर कोई भी चीज है, ठीक है, ये वायर है, तो इस क्रॉस सेक्शन क्या बोलते हैं इसको, इस क्रॉस सेक्शन से अगर मान लो यहां से पानी बह रहा हो तो वाटर करंट होता, तो उसी तरह यहां से क्या बह रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो कितना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्टिकुलर कितने समय तक में कितना इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, यानी कि कुछ टाइम टी पे कितना क्यू चार्ज पार हुआ, ठीक है, यानी किसी टाइम टी पे कितना चार्ज पार हुआ, यानी कि कितना फ्लो हुआ, उसी को क्या बोलते हैं, करंट। ठीक है, तो इसका एक अच्छा सा डेफिनेशन है, अगर ये है तो क्या रहेगा, इफ नेट करंट क्यू फ्लो अक्रॉस द क्रॉस सेक्शनल ऑफ अ कंडक्टर एट अ टाइम t, देन करंट I थ्रू द क्रॉस सेक्शन, यानी कि उस क्रॉस सेक्शन में करंट कितना हो जाएगा, इतना। यानी कि अगर बोले जैसे कि कह रहे हैं कि इस वायर में इतना लाख चार्ज पार हुआ इतना समय में, ठीक है, इसको दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं कि इतना करंट पार हुआ, ठीक है। बस अब उसको करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, ठीक है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल करंट। देखो एन इलेक्ट्रिक इज एक्सप्रेस बाय यूनिट, यानी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का जैसे कि जो भी चीज है, यानी कि हम लोग जो करंट अभी रिप्रेजेंट किए, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट किए, तो इसको नापते किससे है, इसको नापते हैं हम लोग एम्पेयर से। अगर कहते हैं तो एसआई यूनिट क्या है, एम्पेयर है, क्या एसआई यूनिट एम्पेयर है। अब रही बात कि एम्पेयर नाम किसके ऊपर पड़ा था, ठीक है, एम्पेयर नाम पड़ा था एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, ठीक है, जिसके नाम पे पड़ा था एम्पेयर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाई, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, डिफाइन 1 एम्पेयर, जो एग्जाम में बहुत ही प्यारी तरीके से पूछा जाता है। कोई न्यूमेरिकल्स दे देगा उसके लास्ट में, खास करके सीबीएसई वालों के लिए तो ये पूरी तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसमें एक न्यूमेरिकल डाल देगा, उसमें लास्ट में लिख देगा डिफाइन 1 एम्पेयर, ठीक है। तो आपको 1 एम्पेयर कैसे डिफाइन करना है उसका भी याद रहना होगा। तो 1 एम्पेयर को कैसे डिफाइन करते हैं, 1 एम्पेयर ऑफ करंट मींस, यानी कि क्वेश्चन को जैसा फॉर्मूला वैसे याद करना है, क्या था, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो सब जगह आपको क्या करना है, 1 लिखना है, 1 1 1, ठीक है। अब आपको पढ़ना है, लिखना है 1 एम्पेयर of current is when 1 coulomb of a charge flow 1 second। कैसे, देखो 1 एम्पेयर ऑफ a current is equal to 1 एम्पेयर ऑफ करंट when 1 coulomb charge flow 1 second, ठीक है। यानी कि जैसा फॉर्मूला बस उसी को बस लिख देना सब जगह 1 1 डाल के, यानी कि 1 एम्पेयर ऑफ करंट मींस 1 coulomb of a charge flow थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ठीक है। कोई दिक्कत, चलिए उम्मीद कर रहे हैं कि आप एग्जाम में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो लिख देंगे। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है और एक नंबर में आराम से पूछा जाता है। अब मेनली ये 5 नंबर वाले क्वेश्चन में नीचे लगा के रहता है कि डिफाइन 1 एम्पेयर, डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 प्रेशर, ठीक है, ऐसा करके दिया हुआ रहता है। अब रही बात की ये कुछ यूनिट है, ठीक है, कुछ यूनिट है, यूनिट कन्वर्जन। कहीं पर अगर लिखा हुआ है 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर एक छोटा क्वांटिटी है, बहुत छोटा क्वांटिटी, तो इसको कैसे लिखते हैं, 10⁻³ एम्पेयर। ये अगर कहीं पर 1 माइक्रो एम्पेयर दे दिया जाए तो इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 10⁻⁶ एम्पेयर, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, एग्जाम में अगर पूछ ले कि 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू कितना एम्पेयर होता है, हाउ मच एम्पेयर, तो आपको क्या बताना है, 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर, ठीक है। और जब कभी भी अगर मैक्रो के बारे में बात कर ले कि 1 माइक्रो एम्पेयर कितना होता है, 10⁻⁶ एम्पेयर, ठीक, समझ में आ गया। चलिए भाई, उम्मीद कर रहे हैं कि जहां तक आप लोगों ने पढ़ा है, जहां तक हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, तो वहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ठीक है। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, यहां से अब आगे की ओर बढ़ते हैं कि अब आगे यहां से हम लोग को क्या पढ़ना है, ठीक है। पहले सबसे पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन सबसे पहले आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद फिर क्या करना है, गिवन लिखना है और फिर उसका सॉल्यूशन करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए,
सबसे पहला क्या है, एक करंट यानी कि I क्या है 0.5 एम्पेयर ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, टाइम कितना दिया हुआ है T इज इक्वल टू 10 मिनट। तो अभी हम लोग पीछे देखें कि हम लोग 1 एम्पेयर को कैसे बताते हैं, 1 सेकेंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग को इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फाइंड अमाउंट द इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि आपको क्या निकालना है, क्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, कितना मिनट दिया हुआ 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, यानी कि 10 इंटू 60 600 सेकेंड हो गया। तो अब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं, I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। क्यू कितना है हमारे पास, क्यू है हमारे पास कुछ नहीं, हमको पता नहीं है, तो I इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो अब इस क्यू को यहीं रहने देते हैं और आई टी को उधर ले आते हैं, यानी कि क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक। आई कितना है हमारा, आई हमारा 0.5 इंटू टाइम कितना है 600 सेकेंड। अब दोनों को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसका 0 हटा दिए, ये 0 0 यहां से कट हो गया, अब बचा क्या, Q इज इक्वल टू 5 इंटू 60, यानी कि 300 कूलम। आंसर आप लोग को दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम साइड हो जाते हैं, एक सेकेंड हम साइड हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद अभी दिख रहा है आप लोगों को। तो बस कैसे किए हम लोग, I इक्वल टू जितना था वो लिखे, टाइम कितना है वो लिख दिए, चार्ज कितना था वो लिख दिए, बस फॉर्मूला लगाए, वैल्यू बैठाए और आंसर निकाले। बस ध्यान क्या रखे, यूनिट सेम होना चाहिए भाई। यूनिट पीछे हम लोग क्या पढ़े थे, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 सेकेंड, यानी कि हम लोग सेकेंड का इस्तेमाल किए थे, तो इसीलिए यहां पर भी हम लोग इसको किस में चेंज किए, सेकेंड में चेंज किए, और फिर हम लोग आंसर निकाल लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये एक कॉन्वेंशनली माना गया है। क्या माना गया है कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो कर रहा है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर रहा है, इधर, तो करंट क्या हो जाएगा, इधर, ठीक है। यानी कि अगर कोई सर्किट है ये, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। अगर ऐसे मूव कर रहा है तो करंट ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर तो करंट इधर, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ही अगर इधर मूव कर रहा है तो करंट इधर, ठीक है। कोई दिक्कत, बस यही याद रखना है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसके अपोजिट, ठीक, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए आप लोग। चलिए चलिए भाई, हम अपने अपने क्लास को अब फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़े। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां से स्टार्ट होगा अच्छा सब क्वेश्चन का, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से
हम लोगों ने अभी तक क्या चीज पढ़ा एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से, सारा चीज पढ़ लिया जो जो इंपॉर्टेंट था, लेकिन क्वेश्चन किससे आएगा, दो न्यूमेरिकल जो बनाए थे वहां से पूछा जाएगा। फिर कहां से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। ऐसे तो और एक एम्पेयर का जो क्वेश्चन था, डिफाइन 1 एम्पेयर, वो अभी तो पीछे हम लोगों ने कुछ पढ़ा ही नहीं है। मेनली अब यहां से जैसे जैसे स्टार्ट होगा लेक्चर तो और अब क्या होगा, एग्जाम के लिए और इंटरेस्टिंग होते जाएगा टॉपिक। ठीक है, देखो यहां पर एक क्या लिखा हुआ, फॉर्मूला लिखा हुआ, देखिए ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। ठीक है, E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ना नहीं है, बस ये फॉर्मूला बस याद रखिए कि इन फ्यूचर जब हम लोग 11th में 12th में जब पढ़ेंगे, ये चैप्टर किस में है, 12th में है इलेक्ट्रोस्टैट में। ठीक है, तब हम लोग पढ़ेंगे तो बस आपको याद आएगा, बस देख लीजिए, ऐसा नहीं हो देखे नहीं है। उसमें कुछ क्वेश्चन बहुत सारा चार्ज रहेगा। ठीक है, कुछ पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहेगा, निगेटिव चार्ज यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, तो आपको वेक्टर समेशन करके क्या निकालना रहेगा, रिजल्ट निकालना रहेगा, रिजल्टेंट फील्ड। ठीक है, तो चलिए ये सब तो आगे की बात है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाने के लिए कि बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब इसमें मिलेगा। ठीक है, तो और मजा आएगा। फिजिक्स से डरना नहीं, फिजिक्स से जितना मोहब्बत करके पढ़िएगा फिजिक्स उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, अगर फिजिक्स को ऐसे पढ़िएगा नहीं फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्यों नहीं आ रहा है, फिजिक्स को सब जब भी फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फील कीजिए कि हाँ ऐसा लग रहा है कि हाँ करंट मूव कर रहा है, जैसे कि अंदर में, जैसे कि VR सेट पहनते हैं तो कैसा दिखता है कि अंदर में ऐसे ये वैसा ही जब हम अगर पढ़ा रहे हैं, कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, तो सर बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो आपको मन में विजुअलाइज होना चाहिए कि हाँ चलिए भाई इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं कि ऐसे ऐसे मूव हो रहा है। ठीक है, और डायरेक्शन उसके जस्ट अपोजिट में चल रहा है। ठीक है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक दूसरे को फोर्स लगा रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, सारा चीज मन में विजुअलाइज होना चाहिए, तब फिजिक्स और पढ़ने में मजा आएगा। तो ऐसा अपने अंदर डेवलप कीजिए। चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ज्यादा लेट करने से फायदा नहीं है। अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या चीज है? ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, लिखा हुआ है एन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जैसे कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्या हुआ, क्रिकेट फील्ड यानी क्रिकेट ग्राउंड। ठीक है, फुटबॉल ग्राउंड। उसी तरह अगर वहां पर अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब से घिरा हुआ हो पूरा जगह पूरा मैदान, तो उसको कौन सा फील्ड बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ पा रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं कि जैसे कि अगर हम लोग कहीं ग्राउंड है जहां पर क्रिकेट हो रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है, तो उसको कौन सा फील्ड कहेंगे, क्रिकेट ग्राउंड। फील्ड को ग्राउंड समझते हैं। ठीक है, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल खेल रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी खेल रहे हैं हॉकी ग्राउंड। ठीक है, तो उसी तरह का अगर गोल्फ खेल रहे हैं तो गोल्फ ग्राउंड। ठीक है, तो अगर उसी तरह अगर हम लोग क्या करें, उस ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज ये सारा चार्ज क्या हो यहाँ पर खेल रहा हो, खेल रहा हो इनका मतलब है कि यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फिजिकल फील्ड दैट आर सराउंडेड बाय इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल। ठीक, कोई दिक्कत? ठीक है, अब रही बात कि एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अब किसको कहते हैं। An electric potential is a point on electric field. It is defined as the work done to move unit charge from infinity to a point. मतलब infinity बोले तो कोई भी अननोन जगह, कोई भी अननोन। infinity मतलब उसका मेजर हमको पता नहीं है। infinity बोले तो एक सेकेंड ऐसा रिलेट करना। infinity अगर कहें तो infinity का मतलब है कि पता नहीं भाई, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, इसको हम लोग इंफिनिटी समझेंगे कि कोई भी डिस्टेंस कहीं से। तो अब कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक सेकेंड, ठीक है, ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई क्या एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज। ठीक है, ये एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज है। टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, पॉजिटिव चार्ज हो निगेटिव चार्ज, कोई भी चार्ज, हम पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, तो एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको इनफाइनाइट पोजीशन से क्या ला रहे हैं, एक जगह से किसी एक नॉन पॉइंट तक ला रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको कहेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आई बात कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलते हैं। पहले हम लोगों ने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी भी, यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे कि ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये है हमारा चार्ज, कोई भी अननोन पॉइंट से उसको उठा के क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट तक ला रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट तक लेके आ गए, यहां तक लेते हैं, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब रही बात कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज है। पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं कि अगर ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, पूरा पूरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है,
इसमें कितना काम करना पड़ा हम लोग को, ठीक है। एक चार्ज यहां है, पॉइंट यानी कि पोजीशन ए है, ये है पोजीशन बी, ठीक है। देखो ये है पोजीशन ए और ये है पोजीशन बी, ठीक है। ये है पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ा हमको, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू बी डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी भी पॉइंट से, यानी कि एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक लाने के लिए जितना काम करना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कोई सा भी चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें तो पॉजिटिव चार्ज है, कोई सा भी चार्ज हो किसी भी अननोन पॉइंट से, दिख रहा है, कोई भी अननोन पॉइंट से इंफिनिटी से उठा के बस इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है, ला के उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ला दिया, तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक। चलिए अब इसका एक ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला में बदल गया। क्या बना फॉर्मूला में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन बाय अमाउंट ऑफ चार्ज मूव, कितना चार्ज मूव किए, ठीक है, यानी कितना काम किए, वर्क डन बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज मूव। अब रही बात कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा, इसको हम लोग किससे मेजर करेंगे, इसको हम लोग मेजर करते हैं किससे, वोल्ट से। किससे मेजर करते हैं, वोल्ट से, ठीक। 1 वोल्ट यानी कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन इन कैरिंग 1 कूलम, यानी कि वही चीज जो भी हम लोग पढ़े थे, क्या था, 1 वोल्ट। 1 वोल्ट किसको बोलते हैं, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क डन, यानी कि 1 जूल का, ठीक है, 1 जूल काम करेंगे किसको, 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट, ठीक है। एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस क्या क्या, 1 वोल्ट, अभी बात की। अब रही बात कि अगर किसी भी वायर में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको हम लोग किससे नापेंगे, तो उसको हम लोग नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को किससे नापते हैं, इंस्ट्रूमेंट है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये याद रखना है, वोल्ट मीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए कि पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो क्या मानना है आपको, वोल्ट मीटर, ठीक है। अब उसी तरह बात रही कि अगर पूछ ले कि करंट को किससे नापते हैं, तो करंट को किससे नापते हैं, अमीटर से, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाते हैं पिछले रिलेटेड किससे टॉपिक से। तो सबसे पहले फॉर्मूला साइड में लिखते हैं, क्या है फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय क्यू। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ईडी की जगह पे हम लोग वी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट तो उसको नापते हैं किससे, वी से ही। तो वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। ये है फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में आपको जरूरी पड़ेगा, ठीक है। तो अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले क्या गिवन लिखना है, सबसे पहले हाउ मच वर्क डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पोटेंशियल डिफरेंस, कितना है, 12। सबसे पहले वर्क डन पता नहीं है, कोई बात नहीं, क्यू कितना है हमारे पास, 2 कूलम का है। अक्रॉस द पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V कितना है हमारे पास, 12। बस पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला, यानी उसको उठा के इसमें पुट कीजिए और आंसर पाइए। W बाई क्यू, W निकालना है तो W इज इक्वल टू हो जाएगा V क्यू। V कितना है हमारा 12, Q कितना है 2, 24, यानी कि 24 जूल। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं सर्किट डायग्राम पे। सर्किट डायग्राम क्या चीज है, सर्किट डायग्राम है कि अभी हम लोग पीछे पढ़े थे सर्किट के बारे में। सर्किट क्या होता है, एक सर्किट है जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट कंपाउंड को यूज करते हैं, यानी कंपोनेंट को यूज करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो सके, हम लोग देख सके करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसमें हम लोग को उस चीज में
हम लोग को किस किस चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि सर्किट डायग्राम क्या चीज़ है, सर्किट डायग्राम क्या है, हम लोग ऐसा तो नहीं है कि किसी चीज़ को समझने के लिए एक बैटरी ला रहे हैं, प्रॉपर बैटरी ला रहे हैं, वायर ला रहे हैं, बल्ब ला रहे हैं हर बार, लेकिन इसको क्या है, एक पेपर में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डायग्राम में कुछ कुछ सिंबल बनाया गया है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है इलेक्ट्रिक सेल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया निगेटिव टर्मिनल और बगल वाला क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि एक छोटी डंडी और एक बड़ी डंडी। ठीक है, ये हो गया सेल। अब रही बात कि अब बैटरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें 2-3 और लगा दीजिए। बैटरी मतलब क्या होता है, छोटे छोटे सेल लगे होते हैं उसमें। ठीक, तो ये छोटी डंडी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी। ठीक है, तो ये हो गया निगेटिव टर्मिनल, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, अब रही बात की ये क्या चीज है, स्विच। स्विच को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्विच को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। ठीक है, और ये क्या होगा, ऑन ऑफ होगा, यानी कि इसको अगर सटा दें ये ऑन हो जाएगा और ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा। चलिए, यहां पर दोनों चीज है तो इसको हम लोग दोनों ही बनाते हैं। सबसे पहला क्या है, ओपन स्विच, यानी कि स्विच क्या है, खुला हुआ है, ये प्लग है, ये ओपन है। ठीक, दूसरा क्या बनाना है, हम लोग को क्लोज बनाना है। ठीक, क्लोज है। अब है वायर ज्वाइंट। ठीक है, क्या वायर का हम लोग को क्या बनाना है, ज्वाइंट। ठीक है, उसके बाद फिर वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। तो अगर वायर, इसका तो सिंपल है वायर ज्वाइनिंग, सिंपल एक लाइन। अब इसका देखते हैं। ठीक है, वायर ज्वाइनिंग विदाउट, यानी कि एक वायर है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है लेकिन बिना ज्वाइंट हुए। तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, एक वायर ऐसे है और दूसरा वायर आया ऐसे और ऐसे चला गया। ठीक, यानी कि ये वायर क्या है, क्रॉस तो किया लेकिन ज्वाइंट नहीं किया है। ठीक है, फिर आती है बात कि इलेक्ट्रिक बल्ब को, इलेक्ट्रिक बल्ब को कैसे हम लोग बनाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये ग्लो करेगा तो इसको दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। ठीक है, फिर आता है ये रेसिस्टेंस का। तो रेसिस्टेंस को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऐसे, स्पेस की कमी होने के कारण अब यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया रेसिस्टेंस। ठीक है, अब रही है बात क्या, ये लिखा हुआ वेरिएबल रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये आप लोग को जब लैब कीजिएगा तब इसको आपको जरूरत पड़ेगा रियोस्टेट का। तो इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, यानी कि आप ऐसे उसको ऐसे अप डाउन कीजिएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा और घटेगा। ठीक है, और ये क्या है, आमीटर है, और ये क्या है, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये है सारा का सारा सर्किट डायग्राम का यूज, यानी कि यूज, सॉरी, यानी कि ये सारा चीज को हम लोग यूज करेंगे सर्किट डायग्राम में। ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग फिजिकली लेके आ रहे हैं, एग्जाम में बनाने बोला तो सब पैकेट में भर के लेके कि बॉल बैटरी सारा चीज लेके गए और वहां पर पेपर में ज्वाइन कर दी। नहीं, तो हम लोग को सर्किट डायग्राम बनाने के लिए इन सब चीज को इस्तेमाल करेंगे। हमारा ये पेपर वाला क्या है, सामान। तो अब इसका जो रियल फिगर है यहाँ है। ठीक है, सारा का सारा जो फिगर अभी हम लोग बनाए वो सारा का सारा फिगर क्या है, यहाँ पर है। ठीक है, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे पीछे बनाया वैसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत। देखिए वायर का क्या था, सिंपली ज्वाइंट था इसलिए हम नहीं बनाए थे। बस इसको याद रखिएगा, एग्जाम में अगर बनाने थे सर्किट डायग्राम तो इसी सब पिक्चर का इस्तेमाल करके आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। ठीक, चलिए, अब रही बात, ये क्या चीज है, ये है हमारा सेल, लिखा हुआ है, पढ़ते हैं फिर समझ में देखते हैं क्या कह रहा है। ए केमिकल रिएक्शन विद द सेल डेवलप द पोटेंशियल, यानी कि ये जो सेल है ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये क्या है पॉजिटिव टर्मिनल, और नीचे क्या है हमारा निगेटिव टर्मिनल। इसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल, इसके अंदर हो रहा है केमिकल रिएक्शन। यही केमिकल रिएक्शन इन दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रख रहा है।
चलिए, असुविधा के लिए खेद है आप सभी लोगों से, ठीक है। कुछ ग्लिच हुआ था जिसको ठीक करना था, इसीलिए अब वापस आ चुके हैं। चलिए, ये क्या है? ये है हमारा केमिकल, जो बैटरी है हमारा, उसके अंदर क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है। एक सेकंड भाई, देख लें सब चीज सही है ना? हाँ, तो बैटरी में क्या होता है? बैटरी में मेनली होता है कि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, और वही केमिकल रिएक्शन बरकरार रखता है दोनों टर्मिनल के बीच में क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखता है और करंट फ्लो करता है। अभी हम आपको एक चीज दिखाते हैं, समझ में आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस आखिर, पोटेंशियल डिफरेंस तभी से नाम तो सुन रहे हैं, आखिर वो कर क्या रहा है, ठीक है। अभी बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या है? एक प्लेन है, ठीक है। आपको इस प्लेन में कोई डिफरेंस दिख रहा है? दोनों लेवल क्या है? सेम है। इसके ऊपर हम लोगों ने एक पेन रख दिया, ठीक है। आपको पेन से समझना है ये है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वायर में तो इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, क्योंकि मेटल से बना हुआ इलेक्ट्रॉन तो पहले से प्रेजेंट है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पे इलेक्ट्रॉन पहले से रखा हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है। अब कैसे मूव करेगा? इसके भी दोनों टर्मिनल में हम लोग क्या है? एक तार को ऐड कर दिए। जैसे एक तार इधर हम लोग ऐड कर दिए हैं, और क्या करते हैं? एक तार को इधर ऐड कर देते हैं, दोनों साइड तार को ऐड कर दिए, ठीक। अब ये क्या बनाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बना देगा। पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए कैसे समझना? ऐसे कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि लेवल सेट कर दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन सब क्या करेगा? मूव करेगा। मूव किया ना इलेक्ट्रॉन, जैसे कि ऐसे ही अब हम सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मूव करेगा। देखो, ठीक, यानी कि सारा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, ठीक, कोई दिक्कत? यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बनता है उन दोनों के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देता है। जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू किया तो क्या बना? करंट बना। बस इतना सा समझना है। उम्मीद कर रहे हैं कि अब समझाने का जरूरत नहीं है, अब इसके आगे समझाने का कोई दरकार नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बस यहां पर यही चीज था कि सेल का समझना। अब आते हैं नेक्स्ट। अब छोटा छोटा कुछ ऐसे है वायर, अब चैप्टर एंड की ओर है, और इस चैप्टर के एंड में आपको क्या क्या कुछ न्यूमेरिकल हम लोग दिए हैं, ठीक है। आपको उसको पॉज करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, क्या कह रहा है? डिड यू नो? क्या नहीं जानते भाई? देखें, वी कैन गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक। हमको क्या लगता है? इलेक्ट्रिक झटका लगता है, यानी कि बिजली से हम लोग को शॉक लगता है। कब? इफ वी टच ए नेकेड वायर, यानी कि जब हम लोग नंगी तार को छू लेते हैं, ठीक है, तब क्या होता है? आखिर क्या होता है जो झटका लग जाता है हम लोग को? ठीक, क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट ट्रेंड्स टू फ्लो ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट कैसे मूव करता है? पोटेंशियल डिफरेंस से, ठीक। अब देखो, एक चीज समझने से पहले, ये है इस लड़के का ग्राउंड। क्या है ये? ग्राउंड है। और ग्राउंड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है ये अभी ही बता देते हैं। जो हायर क्लास में पढ़ना है, यानी कि अर्थ का पोटेंशियल डिफरेंस होता है 0, ठीक है। और ये जो वायर है, इसमें करंट मूव कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ हायर होगा। यानी कि मान लेते हैं कि चलो 200 है, यहाँ ये 200 है, और नीचे इस वायर का जो निगेटिव टर्मिनल होगा मान लो 20 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। लेकिन ग्राउंड का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 0 है। अब देखो क्या हुआ, ये लड़का ने क्या किया, इस यहां पर तार को छू दिया, तो करंट अब 200 वोल्ट से डायरेक्ट 0 वोल्ट की तरफ जाएगा। अब देखो, इसको समझने के लिए एक इंक्लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये है एक इंक्लिनेशन, ये है एक इंक्लिनेशन, ठीक है। और क्या है? एक ये इंक्लिनेशन है, सॉरी दोनों तो एक ही जैसा बन गया। एक ये इंक्लिनेशन है, ओ भाई इधर देखते हैं, ये है और ये इंक्लिनेशन, ठीक। एक बॉल यहां से 200 से 20 तक जा रहा है, और यहां क्या है? 200 वोल्ट से 0 वोल्ट तक। अब ये बताओ कि करंट कहां पर ज्यादा मूव करेगा, यानी कि ये जो बॉल है कहां पर ज्यादा रोल करेगा? जिसका ज्यादा इंक्लिनेशन होगा। यानी कि यहां पर अगर हम लोग कहें थीटा का वैल्यू 60 है और यहां पर थीटा का वैल्यू 30 है, ठीक है, तो कौन सा बॉल ज्यादा स्पीड करेगा? जाहिर सी बात है ये बॉल ज्यादा स्पीड से करेगा इन कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। तो सेम चीज उसको इस टर्म में समझना है कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसके बॉडी से फ्लो करने लगता है, ना कि यानी कि उसका जो पाथ है वायर से ना जाके कहां से चला जाता है? बॉडी से। अब बॉडी से जैसे ही जाता है
पोटेंशियल डिफरेंस हायर से डायरेक्ट जीरो हो रहा है, ठीक है, डायरेक्ट जीरो हो रहा है, तो थ्रू आउट द बॉडी से करंट जब पास होता है ग्राउंड तक तब हम लोग को शॉक लगता है। तो क्या कह रहा है यहां पर, अर्थ एंड द वायर, सॉरी एक सेकेंड, अर्थ एंड द वायर हैज पॉजिटिव वैल्यूज, देयरफॉर व्हेन वी टच ए नेकेड वायर आवर बॉडी प्रोवाइड ए करंट ब्रीज, यानी कि हम लोग का बॉडी क्या बोलता है, एक ब्रीज बन जाता है, किस लिए, और लिंक दैट फ्लो हायर पोटेंशियल टू द जीरो पोटेंशियल, यानी कि हायर पोटेंशियल से कहां, अर्थ, किससे, विद द हेल्प थ्रू द बॉडी, यानी कि बॉडी के थ्रू हायर पोटेंशियल से एकदम जीरो हो जाता है। उसके इसी फ्लो से द फ्लो ऑफ रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक विच कैन प्रोवाइड ए वाइटल, यानी कि इसका इतना शॉक, इतना जोर से करंट, यानी कि इतना हजारों इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करता है, बॉडी का बैंड बजा देता है, और जब इतना हार्ड करंट जब लगेगा तो सम टाइम आदमी वहीं पर खत्म हो जाता है, ठीक है। और हल्का फुल्का करंट लगा तो चलो हाथ लग गया तो कहीं पर स्किन वगैरह जल गया, कुछ हो गया, ठीक है, हल्का फुल्का लगा, या अगर ज्यादा पोटेंशियल हाई रहेगा और ज्यादा करंट लग जाएगा तो आदमी का डेथ वहीं पर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक वायर को छुओ तो नीचे क्या पहनो, उस जगह पे रहो जहां पर क्या हो, इंसुलेटर हो, यानी प्लास्टिक का चप्पल पहन लो, ठीक है, यानी कि सूखा हुआ प्लास्टिक का चप्पल, वो क्या करेगा, इंसुलेट करेगा, आपको ग्राउंड तक आपको नहीं पहुंचाएगा, ग्राउंड के टच में नहीं मिलेगा, यानी कि आपको पोटेंशियल नहीं बरकरार करेगा। अगर करंट आपको लगेगा भी तो चप्पल से जाएगा कहाँ, कहीं नहीं, यानी कि करंट तो कुछ है ही नहीं, आपके पास कोई पोटेंशियल नहीं है तो करंट आपको नहीं लगेगा। इसीलिए हमेशा अगर कुछ करे तो ज्यादा प्रिविलेज ये रखना है कि आपके पास एक रबड़ का या फिर प्लास्टिक का, लेकिन ड्राई होना चाहिए, भीगा हुआ नहीं होना चाहिए, ये तो कंडक्ट कर लेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं ओम्स लॉ के बारे में, जो हम लोग को पढ़ना नहीं है आज के लेक्चर में, नहीं तो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ओम्स लॉ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन रही बात, जैसा वादा किया था कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए, ठीक है, हल्का हल्का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिए। देखिए हम एक एक करके ला दे रहे हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारा का सारा क्या है, HW है, आपको सॉल्व करके लाना है, ठीक है, ठीक है, ये एज ए समझिए पीपीटी टाइप, ठीक है, डीपीपी टाइप, आपको उसको सॉल्व करके रखना है, ठीक है। जो भी चैप्टर आज में जितना भी क्वेश्चन है वो क्या है, सिर्फ आज जो टॉपिक पढ़े दो उसी पे बेस्ड है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक। आप अपना ये डीपीपी कंप्लीट करके रखेंगे। ठीक है, चलिए हमारा क्लास यहां पर अब कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू, पढ़ते रहिए, और इस बार बिहार बोर्ड को फोड़ के रखना है। कितना परसेंटेज टारगेट है भाई हम लोग का, 90% से एनी हाउ ऊपर रहना है, ठीक है। और जल्द ही इंग्लिश और हिंदी का भी क्लास स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग इस गर्मी छुट्टी को बर्बाद मत कीजिए, पढ़ते रहिए, और इस गर्मी छुट्टी में कोशिश कीजिए कि जहां तक हम लोग आपको इंग्लिश पढ़ा देंगे आप लोग उसको पढ़ के रखना है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक नोटिस है कि आप लोग को दिसंबर तक में हमारा जैसे ही चैप्टर सिलेबस कंप्लीट होगा, आप लोग का भी सिलेबस कंप्लीट हो जाना है। आपका मतलब क्या हुआ, एक सेकेंड, हमारी जिम्मेदारी है कि सिलेबस को कंप्लीट कराना, ठीक है। आपकी क्या जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है कि पूरा कंप्लीट नोट्स होना चाहिए यहां पर, ठीक है, कॉपी में नहीं। जो भी चीज पढ़ा है सारा चीज आपका हो जाना चाहिए, और वो सारा का सारा चीज याद करने के बाद आपको 1 दिसंबर से 45 डे का टारगेट होगा, और डेली हम लोग यानी कि एक पेपर का लगभग हम लोग 1600 ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है, 1600 ऑब्जेक्टिव करेंगे, फ्री रहेगा पूरी तरह से यूट्यूब पे, ठीक है। डेली लाइव आएंगे और रोज 45 क्वेश्चन 45 डे पे कंप्लीट करना है, और 1600 क्वेश्चन हम लोग एक चैप्टर से कंप्लीट करवाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव तो आपका छूटेगा नहीं, 50 में 50 नंबर तो आपका सिक्योर है पूरी तरह से। अब रही सब्जेक्टिव की बात, उसमें हम बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है, नहीं आता है। ये तो समझ लीजिए कि साइंस में 90 के पार हमारी जिम्मेदारी, ठीक है। मैथ में सर जिम्मेदारी लिए हुए कि हम तो पार करा देंगे, ठीक है। और इंग्लिश हिंदी में भी वैसे ही बात रही। रही बात SST और इन सब सब्जेक्ट की, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, नहीं होगा लास्ट में इसका भी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करवाएंगे और इसमें तबाही मचाना है। तो ओवरऑल हम लोग का क्या टारगेट है, 90%। चलिए
क्लास को एंड करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। ठीक है।